क्या है, अपने साथ साथ ऑनलाइन बच्चे भी है ना थोड़े यूट्यूब वाले, वो और पढ़ लेंगे, इसलिए। क्योंकि दूसरे वाले बच्चे की भी इंतजार रहते हैं कि सर डालो वीडियो, तो इस चक्कर में, है ना, सबका देखना पड़ता है, क्या करें भाई, सबको लेके चलते हैं, भाईचारा है सबसे। छोड़ो, चल अच्छा सुनो, अपन ने कवर हिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर कर लिए, और इको के एक कर लिया, ज्योग्राफी का एक हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है, और सिविक्स के 3 हो गए, ठीक है। अब कर रहे हैं अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में सर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअली में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होता है, फ्लोरा फोना क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब सर जब वाइल्ड लाइफ, हाँ नहीं कल चैप्टर परसों होगा खत्म, आज बाकी का रिवीजन करवा देंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब जो अपने भारत के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ चीजें हैं, फिर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट हैं, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, और सरकार ने कौन कौन से प्रोजेक्ट निकाले थे। इसके अलावा सर सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब अपन फॉरेस्ट को किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, याद है मैंने बताया था 3 पार्ट्स में, हाँ। इसके अलावा सर सैक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, मतलब पवित्र ग्रोव्स क्या कौन कौन से होते हैं, सारी बातें, ये वाला लास्ट टॉपिक है। और भी सारे ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको अपन को बात करनी है, ठीक है सर। स्टार्ट करें, कोई परेशानी है इतने में? अच्छा, ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें समझ में आ गई थी ना, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना, तो उसको भी अपन रिकॉर्ड कर देंगे, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ठीक है। चलो सर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। देखो जब आप चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत स्टार्टिंग करोगे, तो आपकी स्टार्टिंग में सर मैंने आपको बताया था कि अपने, अच्छा ये बात मैंने आपको ये बताया था कि सर अपने अर्थ पे अपने साथ साथ और भी सारी स्पीसीज हैं, मतलब अपने जो अर्थ है भगवान ने हमें अकेले नहीं भेजा, हमारे साथ साथ और भी ऐसी स्पीसीज को भेजा है जो हमारे साथ बायोडाइवर्सिटीज में कंट्रीब्यूशन देती हैं, ठीक है। हमारे साथ साथ ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो मैंने आपको बताया था सर, एक तो अपन है, और साथ में हमारे एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, और बर्ड्स आ जाएंगे। यानी सर हमारे साथ साथ हमारे अर्थ पे ऐसी और भी स्पीसीज हैं जो एज अ बायोडाइवर्सिटीज में टर्म में लेकर आती हैं। एनिमल्स में आ जाएगा, जैसे आपको ये फोटो दिख रही होंगी, एक हो गया एनिमल स्पीसी, ठीक है, एक हो गया प्लांट स्पीसी, और एक हो गया बर्ड स्पीसी। तो ये तीनों स्पीसीज हो गई, और साथ में सर हम हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्पीसीज अपने अर्थ पे देखने के लिए अपन को मिलती हैं, कोई परेशानी इतने में? चलो सर, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यहां से अपने मेन टॉपिक की स्टार्ट होती है, अपना मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो यहां से होता है। अपन से पहला ही क्वेश्चन सर पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फोना। तो सर टॉपिक ये है फ्लोरा और फोना। फ्लोरा क्या होता है सर? देयर स्पीसीज विच इज कम अंडर प्लांट स्पीसीज इन अवर अर्थ, मतलब ऐसी स्पीसीज जो प्लांट्स के अंदर आ जाएंगी, मतलब प्लांट की सारी स्पीसीज आ जाएंगी फ्लोरा के अंदर, और एनिमल की सारी स्पीसीज आ जाएंगी फोना के अंदर। इतने में कोई परेशानी? सारी की सारी प्लांट लाइफ फ्लोरा, सारी की सारी एनिमल लाइफ फोना। अच्छा इसमें तो तुम्हें हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है ना? कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ इंग्लिश के टर्म्स आएंगे, मैं तुम्हें हिंदी में कन्वर्ट करके बता दूंगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्लोरा और फोना, जितनी प्लांट लाइफ है तो ध्यान रखना सर फ्लोरा में आ जाएंगी, जितनी एनिमल लाइफ है वो सबके सब फोना में आ जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये सारी मिलकर सर एक बायोडाइवर्सिटी बनाएंगी, जिसे सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपन कहते हैं। इतने में तो कोई परेशानी नहीं है। चलो सर इसके बाद आओ, ये तो अपन ने जान लिया फ्लोरा और फोना होता क्या है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि फ्लोरा एंड फोना इन अवर इंडिया, यानी हमारे भारत में फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है। तो देखो अपन को एक बात पता है कि जो अपना भारत है वो बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है और वास्ट कंट्री है। अच्छा रिचेस्ट कंट्री मैंने किस टर्म्स में कहा है? इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कहने का मेरा मतलब है कि हमारे भारत में न जाने ऐसी कितनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं जिनको हमने अभी तक डिस्कवर तक नहीं किया है, और जिनको आज हम कई सारी चीजों को डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पीसीज में जैसे प्लांट्स आ गए, यानी कितनी स्पीसी प्लांट्स की हमें पाई जाती हैं अपने भारत में, कितनी स्पीसी एनिमल की हमारे पाई जाती हैं भारत में, ऐसी कई सारी चीजें, बर्ड्स की कितनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपना जो भारत है वो रिचेस्ट कंट्री है बायोडाइवर्सिटीज के टर्म्स में, मतलब स्पीसीज के टर्म्स में, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा नंबर पे बताया कि सर हमने जाने कितनी बार ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कवर कर चुके हैं जो हमने पहली पहली बार देखी है। कई बार मैंने आपको कल एग्जांपल भी बताया था, परसों में अपनी क्लास लगी थी, जैसे मैंने बुलेट आंट का एग्जांपल बताया था, है ना, एनाकोंडा का एग्जांपल बताया था, स्पाइडर का बताया था, लिजार्ड का बताया था, याद है?
फिश का बताया था। तो ऐसे ही कई सारी नई नई स्पीसीज अपन को देखने की मिल रही हैं जो न जाने हमने कभी अपने जन्मों में सुनी ही नहीं थी और सोची भी नहीं थी कि ऐसी ऐसी स्पीसीज भी हो सकती हैं। सोचो आप, इतनी सुंदर और प्यारी सी दिखने वाली मकड़ी एक डंक में तुम्हारी जान ले सकती है। एक चींटी तुम्हें तड़पा तड़पा के मार सकती है। बोला टांट, मैंने बताया था सारी चीजें तुम्हें अच्छी तरीके से। तो सर कहने का मतलब कि हमने ऐसी कई सारी स्पीसीज हैं जिनको अभी तक डिस्कवर किया ही नहीं है, जिनको हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। तो सोचो हमारे भारत में कितनी न जानो सैकड़े, कितनी सारी सैकड़ों और हजारों स्पीसीज होंगी अभी तक जिसे अपन ने खोज भी नहीं पाए। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अपनी जो पूरी की पूरी डेली लाइफ है ये हमारी स्पीसीज पे ही डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है मैंने आपको बताया था। जैसे इसमें आओगे तो सर कंजर्वेशन प्रिवर्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहने का मतलब कि सर हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है ये सारी कुछ कुछ स्पीसीज पे डिपेंड करती हैं। जैसे अपनी मोस्टली लाइफ जो डिपेंड करती है वो प्लांट स्पीसीज पे करती है, कुछ आदि मानव लोगों की एनिमल स्पीसीज पे भी करेगी। जो नॉन वेजिटेरियन है, आदि मानव भी कह देंगे उसको तो अपन, है ना। अपन तो भाई प्योर वेज है, जाने कैसे खा लेते हैं। आदिवासी आदिवासी है ना बंदा भाई, जान है उनमें भी, जानवर है वो, और जान है तो जहान है। आदिवासी में इंसान को मिलती ये तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि सर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पीसीज को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जेनेटिक डाइवर्सिटी और मिलेगी। कहने का मतलब कंजर्वेशन जब हम करेंगे तो हमें अलग अलग स्पीसीज की और ज्यादा जेनेटिक फेज देखने के लिए मिलेगा। जेनेटिक डाइवर्सिटीज का मतलब होता है कि उसकी पॉपुलेशन में और नई नई वेरिएंट्स देखने के लिए मिलना, नई नई वेराइटीज देखने के लिए मिलना। जैसे हमने कई सारी चिड़ियां देखी होंगी, कितनी सुंदर सुंदर वेराइटीज देखने के लिए मिलेंगी आपको, है ना। हमिंग बर्ड के अलावा भी बहुत सुंदर सुंदर हो सकती है। हमिंग बर्ड तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो जो सबसे छोटी है, वो हमिंग बर्ड। हाँ, बहुत प्यारी भी है, नो डाउट। लेकिन आप सोचो कि अगर हमारे पास वो स्पीसीज है ही नहीं तो आप उनकी वेरिएंट्स कैसे देख पाओगे? आप उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी यानी जेनेटिक डाइवर्सिटीज को कैसे देख पाओगे? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए सर हमें कंजर्व करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को कंजर्व करेंगे तब हमें सारी डाइवर्सिटीज देखने के लिए मिलेंगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर बर्ड्स हो। कोई परेशानी इतने में? अच्छा, हमारा जो डिपेंडेंस है वो इस पर है, और कुछ आदिमानव डिपेंडेंस जैसे अपना भाई। ठीक है सर, इतने में कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, अब देखो ये कंजर्वेशन तो जान लिया कि ठीक है सर, जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं जो कि गवर्नमेंट ने टेक करे हैं। मतलब कहने का आपका ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अदर वाइल्ड लाइफ या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटीज, कैन एक्सप्लेन। तो सर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन कौन से कंजर्वेशन प्रोजेक्ट निकाले हैं या कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं जिसके द्वारा हम अपनी चीजों को कंजर्व कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये ध्यान रखना 1972 में आया था, 1972 ध्यान रखना, क्योंकि आपसे एमसीक्यू भी कई बार इसमें पूछा गया है, अपन से ध्यान रखना। एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि बताओ कब आया है, तो ध्यान रखना 1972। 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जो कि सरकार ने निकाला था। गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया है जिससे हम सारी स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कोई परेशानी इतने में? कब आया अगर पूछे तो 1972 में आया। इसके अलावा यहां जो आपको डेट लिखी हुई दिख रही है, ये है अमेंडमेंट की डेट। अच्छा, अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। हाँ, ये अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। ये अपने हिंदी मीडियम भाई के लिए बदलाव, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहां जो आपको डेट सन दिख रहा होगा आपको 1980, 1986 और 1991, ठीक है, ये हैं आपके सर अमेंडमेंट्स। मतलब कहने का कि जब सरकार ने ये स्टेप्स लिए हैं तो इसमें स्टेप्स में क्या किया था, इसमें कई सारे बदलाव करे थे। क्यों बदलाव करे थे हमें पता है। जब हम कोई नई पॉलिसीज को अंडरगो करते हैं या नई पॉलिसीज को अपनाते हैं तब हमें कई सारे लूप होल्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है। जैसे उस टाइम पे हमने जब जीएसटी संशोधन लिया था, जीएसटी जानते हो ना, तो जीएसटी लेने के टाइम पे भी कई सारे लूप होल्स थे, हमने उसको कवर अप किया बाद में।
अमेंडमेंट्स के द्वारा, है ना। इसी तरह से हमने क्या किया, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, उसके बाद हमें पता चला कि सर इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, उनको कवर करने के लिए 1980 और 1986 में सारी की सारी एनिमल स्पीसीज को जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। यानी 1980s में और 1986 में हमने यानी गवर्नमेंट ने सारी एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए प्लान बनाया। इसके बाद एक 1991 में प्लांट स्पीसीज को जोड़ा था। फिर 1991 में एक और बार अमेंडमेंट किया, मतलब 1991 में एक बार और बदलाव किया हमने अपने इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसके तहत में अपने प्लांट स्पीसीज को सारी की सारी जोड़ दी थी। यहाँ एनिमल स्पीसीज को जोड़ा, यहाँ प्लांट स्पीसीज को जोड़ा। कितने में कोई परेशानी है बेटा? पक्का? चलो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ध्यान रखना कब आया, 1972 में आया। इसके अलावा बदलाव कब कब हुए अमेंडमेंट, तो सारी एनिमल स्पीसीज 1980 और 1986 में जोड़ी। इसके अलावा सारी प्लांट स्पीसीज को 1991 में जोड़ा। हाँ, नोट्स में मैं सारा दे दूंगा, आपको टेंशन मत लेना, मैं इसको मार्कआउट भी कर दूंगा, कोशिश पूरी ही करूंगा, है ना। चलो, इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के, किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। देखो, हमें ये तो पता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटीज के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसी और भी चीजें हैं जिससे इंसान बाज नहीं आ रहा। आज अपनी रंग दिखा ही रहा है कहीं ना कहीं इंसान। हाँ, ये बात सच है। हाँ हाँ, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो तो नॉर्मल बोल सकते हैं। अभी वो बाद में आएगा ना, तो मैं कहीं ना कहीं वो बाद में टॉपिक आएगा, मैं कवर कर दूंगा, चिंता मत करना। आखिरी में आएगा तो मैं बोलूंगा जरूर, पक्का, कोशिश करेंगे। तो सर, मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक डाइवर्सिटीज के साथ में ऐसी और भी चीजें हैं जिनसे हमें प्रोटेक्ट करना है। किस किस चीज से करना है, तो देखो, हमने कई सारे हैबिटेट वाइल्ड लाइफ लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है। किस चीज से? अब हो क्या रहा है सर, कई सारे ऐसे लोग हैं जो हंटिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जानवरों की खाल और बोन के साथ उसको निकाल के और उसको बेच रहे हैं मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा कई सारे जानवरों को मार रहे हैं, कई सारे जानवरों को मार के उनका यूज कर रहे हैं किसी अदर काम में या इलीगल काम में। ये सारी चीजें बैन करी है सरकार ने। क्यों करी है बैन? क्योंकि सर इसके लिए हम ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चला रहे हैं, और अगर इंसान यही काम करेगा तो फिर हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटीज प्रिजर्व कैसे रहेंगी, हमें नई नई स्पीसीज कैसे देखने के लिए मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी अगर धरती से जानवरों की पॉपुलेशन खत्म हो गई या बिल्कुल ना के बराबर हो गई, तो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंसिंग सिस्टम कैसे सही रहेगा। मैंने आपको कल बताया था अपना इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रहता है, जब सारे जानवर एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जब भी तो होता है। किसी ने किसी को खाया, फिर उसने खाया, फिर इसको खाया, ये पूरी साइकिल चलती है, अपनी चेन चलती है। और बिना इस चेन के या बिना इस जानवरों के हम अपनी अर्थ को बैलेंस नहीं रख सकते। बताया था मैंने सारी चीजें। तो इसीलिए तो सर इसमें क्या किया है कि हमने ऐसे लोग, मतलब ऐसी चीजों को बैन किया है जो एंडेंजर स्पीसीज में आते हैं। अच्छा, एंडेंजर स्पीसीज क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। एंडेंजर स्पीसीज मतलब जो खत्म होने की कगार पर है ना, मतलब ऐसे जानवर जो खत्म होने की कगार पर हैं, उनके लिए हमने सारी की सारी चीजों को बैन कर दिया, जैसे हंटिंग, ट्रेडिंग, पोचिंग, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके अलावा 1980 और 1986 में मैंने आपको बताया कि अपन ने कई सारे अमेंडमेंट भी करे। 1980 और 96 में 1980 और 86 में हमने अमेंडमेंट भी करे, जिसमें अलग अलग एनिमल्स को हमने स्पीसीज को जोड़ा। अगर क्या हो गया बता रहा, नहीं सही है, लेकिन ऐसे लोग को नहीं, जैसे तुम शेर, हाँ चाहिए होता, हाँ चाहिए होता। अब सुनो, 1980 और 1986 में मैंने एक बात बताई कि एनिमल स्पीसीज को और सारा जोड़ा। अच्छा, किस किस स्पीसीज को जोड़ा, तो ध्यान रखना, हमने बटरफ्लाइज को जोड़ा, मोथ को जोड़ा, मतलब जिसे अपन कहते हैं टेड्डा वेड्डा जैसे अपन कहते हैं, है ना, और बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई तो तुमने देखा ही होगा, कई सारे लोग पूंछ में वो धागा वागा बांध के देखा है। हाँ हाँ, तो सर ध्यान रखना, 18 और 86 में कई सारे अमेंडमेंट आए जिसको हमने एनिमल स्पीसीज को जोड़ा। आइए सर, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताया था, क्या मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में। लेकिन सर हुआ क्या, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इकट्ठा तो हम हर चीज का कर नहीं सकते, क्योंकि सोचो सैकड़ों जानवर हैं जो इस स्पीसीज में आ रहे हैं, कई सारी प्लांट्स की स्पीसीज हैं, बर्ड्स की स्पीसीज हैं, ऐसे सबको तो एक साथ नहीं कर सकते ना हम। इसलिए क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया।
हमने क्या किया, हमने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए अपने भारत में। क्या हमने भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जिसको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं और नेशनल पार्क क्या होते हैं बताओ, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं? हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन सभी को बचाने के लिए सेपरेट अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, जिसमें सेपरेट जानवरों को भी रखते हैं। आपने बताया था कि 1920 से पहले हाँ, राइट, मैंने आपको अभी बताऊंगा, अब टेंशन मत लेना, सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा और नेशनल पार्क, मतलब कॉमन चीजों को जो अपन जोड़ देंगे तो वो पार्क्स मिलाकर हम सारी जानवरों को जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में लेकर आ जाते हैं वो इसे कहेंगे। अच्छा, इसमें कई बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे देश में, हमारे देश में कितने नेशनल पार्क्स हैं और हमारे देश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है और आपके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है, केस स्टडी। जो लोग, क्या होता है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट आपके कंपटीशन में भी आता है, तो वो भी ये बात देख सकते हैं क्योंकि करंट में ही आता है एक प्रकार से। टोटल ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टोटल कितनी है? 573 एट ए टाइम पे। ये मैंने एट प्रेजेंट की बता रहा हूं, आगे अगर कुछ घटती है मतलब इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी एट ए टाइम पे सर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 573। अगर आपसे पूछा जाएगा कितना बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं तो टोटल 18 यानी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 18 में से 12 को यूनेस्को द्वारा सर रिप्रेजेंट किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है बेटा, मतलब ऐसी जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उन सबको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है, और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की और गर्व की बात होती है अगर हमारे देश में से किसी चीज को ऐसा करते हैं तो। क्योंकि यूनेस्को का काम क्या होता है, जितनी भी हेरिटेज साइटें होती हैं उन सारी हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने का काम होता है। मतलब जितनी हेरिटेज साइट्स हैं उन सबको कंजर्व करने का और प्रिजर्व करने का काम होता है यूनेस्को का। ठीक है, और 18 में से 12 रिकॉग्नाइज करे हैं यूनेस्को ने। टोटल कितनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 573, 573। बायोस्फीयर रिजर्व है 18, 18 में से 12 यूनेस्को द्वारा है। इसके अलावा नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल 106। टोटल नेशनल पार्क ध्यान रखना 106 हैं, इतने में कोई परेशानी? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया था? 1972 में। सारी एनिमल स्पीसीज कब जोड़ी हमने? 1980 और 1986। प्लांट स्पीसीज कब जोड़ी? 1991 में। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं पूछूं किस किस को जोड़ा तो बटरफ्लाई, बीटल्स, मोथ, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, समझ में आ गया? इतने में कोई परेशानी तो नहीं है? ये सारी चीजें समझ में आ गई? पक्की बात? चलो चलिए सर, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो अपन ने ये तो जान लिया कि सरकार ने इतने स्टेप्स लिए जो सबके अलग अलग सेपरेट बना दिए, लेकिन सर इसके बाद भी अपने ऐसे कई सारे जानवर हैं जो आज खत्म होने के कगार पे हैं या जिनकी पॉपुलेशन ना के बराबर हो गई है। अब उनको कैसे प्रिजर्व करोगे? सबको एक साथ तो नहीं रख सकते ना, चिड़ियाघर थोड़ी बनाना है, समझ में कि नहीं आ रहा है? तो सर सबको एक साथ ना प्रिजर्व करने के लिए इससे अपना क्या किया, सरकार ने अलग से प्रोजेक्ट बनाए। मतलब क्या हुआ कि ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी ऐसे ऐसे जानवर जिनकी पॉपुलेशन अब बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, जो खत्म होने वाले हैं, उनके लिए हमने अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया उनको कंजर्व करने के लिए या उनको बचाने के लिए। जैसे मैंने आपके सामने कई सारी फोटो लगाई हैं, जैसे देखिए आपके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी लगा लिए हैं सरकार ने जिनको हम कंजर्व करना चाहते हैं अलग अलग एनिमल्स को। जैसे घड़ियाल के लिए प्रोजेक्ट निकाला, घड़ियाल प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, ब्लैक बक प्रोजेक्ट, वन हॉर्न राइनो प्रोजेक्ट, एशियाटिक लॉयन, कश्मीरी स्टैग, इंडियन मस्टर्ड और स्नो लेपर्ड। देखो आज अपन को पता है कि स्नो लेपर्ड की जनसंख्या कितनी ही कम है, शायद ही अपन को देखने के लिए कभी मिलता है, लगभग इतने के आसपास की बहुत कम पॉपुलेशन बची है। अब सर इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए सरकार ने अलग से प्रोजेक्ट निकाला। इसी प्रकार से आज अपन को पता चल रहा है कि सर वन हॉर्न राइनो देखने के लिए नहीं मिलते बिल्कुल भी, बहुत मतलब नाक के बराबर हो गया है इनके बेचारे का। अच्छा आजकल तो एलिफेंट की स्पीसीज भी बहुत कम हो गई है यार, क्योंकि पता है इनके लिए और एलिफेंट के लिए ये दोनों मोस्टली कम इसलिए हुए क्योंकि हंटिंग की वजह से इनके सींग काट के वो मार्केट में बेचते हैं भाई इंटरनेशनल में। रोक लगी है, बैन है ये सारी चीजें।
हाँ जोड़ना तो था लेकिन जगह ही नहीं थी, क्या करें। ये सारी जितनी भी लोग हैं ना ये सबके सब इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। हाँ उसके दांत निकाल लिए जाते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, उनको खरीदते हैं लोग बाग। तो इसी प्रकार से देखो ब्लैक बग की भी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। हाँ ब्लैक बग की जनसंख्या भी बहुत कम हो गई है। आज काले हिरन हमको बहुत ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं, हिरन बहुत मिलेंगे लेकिन काले हिरन नहीं मिलेंगे। तो ब्लैक बग, वन हॉर्न राइनो, एशियाटिक लॉयन, कश्मीरी स्टैग। अच्छा मैंने आपको बोला था एक बात कि कश्मीरी स्टैग का एक और नाम पता कर आना। क्या बोलते हैं आपने कहा घर से पढ़ के आना, पढ़ के लिया है, पढ़ना इसको चाहिए। मैं इतना बड़ा भारत सिंह का कहते हैं। एक इंग्लिश में अदर नाम बताना इसका। इंग्लिश में पता है। देखो इधर लिखा भी है रेयर स्पीसी कश्मीरी स्टैग, बहुत रेयर स्पीसी है ये। अच्छा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया और स्नो लेपर्ड हो गया, ऐसे घड़ियाल हो गया। तो इन सभी के लिए क्या हुआ कि सरकार ने एक अलग से प्रोजेक्ट चलाए हैं जिनको हमें कंजर्व करना है या जिनको हमें कंजर्व करने की आवश्यकता है। अच्छा इन सभी को पढ़ने के मतलब इन सभी की फोटो देखकर आपने कहा सर सपेक के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो सबको अलग अलग नहीं पढ़ना, आपको ये बात ध्यान रखना। हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट तो ये सभी कुछ है, लेकिन हमें अपनी एनसीईआरटी और सीबीएसई के हिसाब से कवर करना है ना। तो अपने एग्जाम्स में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, जो प्रोजेक्ट है आपका टाइगर प्रोजेक्ट। काय टेंशन लेते हो, आगे सब दे देंगे तुम्हें, आगे बहुत कुछ है, अरे देखते जाओ क्या क्या होता है। बहुत कुछ है भाई। मूवी बनाई है, पूरी मूवी थिएटर जैसे बनाया अपन ने, सिनेमा। देखते ही मतलब सिर्फ पीपीटी के स्लाइड्स देख लो और देखते ही पूरा चैप्टर आधे से ज्यादा समझ में आ ही जाएगा तुम्हें, ऐसा बनाया। पहले तो सर हमें सारे प्रोजेक्ट नहीं पढ़ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट वो पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखना 1972, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से टाइगर प्रोजेक्ट भी ध्यान रखना सर। अच्छा जब अपन टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो टाइगर आज बहुत ना के बराबर हो गए, बहुत कम हो गए हैं। क्यों हो गए? एक रिपोर्ट के अनुसार अपन को एक बात पता चलती है कि सर पहले जब अपन 1870s के आसपास की बात करते हैं, मतलब 1850 और 70s के आसपास की बात करते हैं, तो 55,000 टाइगर थे अपने पास, 55,000, 55,000। लेकिन अब जब 1927 के आसपास के सॉरी जब अपन 1950s के आसपास की बात करते हैं तो टोटल बेटा अपने बच के हो गए सिर्फ 1827 टाइगर। कहाँ 55,000 टाइगर और कहाँ 1827। रिपोर्ट बनाते हैं जैसे पॉपुलेशन निकलती है तुम्हारी। अब कैसे सर कह देते हैं भाई और बहनों 140 करोड़ जनसंख्या की आबादी। अब क्या सबको एक गिन के बैठ रहे हो तुम? आज तो घर पे अपन आते हैं ना, सेंसस निकालते हैं ना, सेंसस करते हैं, वाले घर पे आते हैं। सेंसस ऐसे ही इनका भी होता है। टाइगर घर पे आके देखता हूँ, घर पे कितने लोग हैं, बच्चे सर 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 इंटरव्यू सर एक बार पहले तो दहाड़ के दिखाना, उसके बाद सर फिर अपनी फैमिली में कौन कौन है। ऐसा नहीं होता। चलिए सर टाइगर प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे 55,000 टाइगर थे और कितने बचे हैं? 1827 बचे थे। ये पुरानी रिपोर्ट के अनुसार है, ध्यान रखना, ठीक है सर। तो इतने अभी तो और कम हो गए, अभी और कम हो गए। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट है। अच्छा सर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया, किसने चलाया, और इसके अलावा सर कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं क्लास में अपन रिवील कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए भैया? इंपॉर्टेंट और इंपोर्टेंट में फर्क होता है, ध्यान रखना। अरे क्या होता है? सुनिए सुनाइए। ये तो जान लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा सर ये और बात कर लो सर कि कौन कौन से रीजंस थे जिसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन करी है, मतलब कम हो गई है। सर मेन इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से थे? पोचिंग फॉर ट्रेड,
पोचिंग फॉर ट्रेड का मतलब होता है सर जब जानवरों की खाल और हड्डियों से हम कुछ बनाएं या फिर उनको बेच दें इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसे कहते हैं पोचिंग ऑफ ट्रेड। क्योंकि सर कई सारे जानवरों की जो स्किन होती है और बोन होती है वो बहुत कई सारी चीजों के लिए फायदेमंद होती है। इसीलिए अब क्या होता है कि ये कारगर जब होता है जब किसी कारण से जानवर मर जाए तो उसका यूज कर लो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि तुमने निपटा दिया जानवर और आज तुम पैसे कमाने में लगे हो, निकाल लिया और फिर उठा दिया ना। तो ये काम सर इलीगल है और गलत है। इसीलिए तो सर अब देखो ऐसा